हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इनकम पे बात करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में मेरे ख्याल में मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या चीज़ है। लेकिन एक क्या कहते हैं ना, माहौल के मुताबिक आपको हम इतना बता दें कि अगर आप किसी कंपनी या किसी बंदे के साथ आप जॉब कर रहे हो और वो आपको हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं या हर हफ्ते आपको तनख्वाह दे रहे हैं, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और उससे जो पैसे आपको मिलते हैं उसको हम एम्प्लॉयमेंट इनकम बोलते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट इनकम जो होती है ये टैक्सेबल होती है। इसके ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी होता है, हमारी जितनी भी कंपनीज वगैरह होती है वो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होती है। और आई बिलीव हर महीने का ही पेरोल वो गवर्नमेंट को सबमिट करती है कि हमने एम्प्लॉय से कितना टैक्स विदहेल्ड किया है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम टैक्स। तो यूके में भी कुछ इस तरह से ही होता है। अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर रहे हैं, बेशक वो कोई कंपनी है या कोई सोल ट्रेडर है या कोई पार्टनरशिप है, इसके साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं और जैसे ही आपका टैक्स ईयर पूरा होता है तो आपको एम्प्लॉयर जो है क्या करता है, एक सर्टिफिकेट आपको थमा देता है जिसमें होता है कि आपने पूरे साल में जितनी भी जॉब की है इस कंपनी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी और आपसे कितना टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ताकि आप उसको अपने टैक्स रिटर्न में इस्तेमाल कर सकें और अपने टैक्सेस को करेक्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अब यूके में भी फॉर एग्जांपल अगर मेरी 5,000 पाउंड से अगर सैलरी है मंथली, तो मुझसे जितना भी इनकम टैक्स वगैरह बनता है वो मुझसे डिडक्ट होता रहता है। हाँ, इनकम टैक्स साथ एक एडिशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है जिसको हम नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन वो एक सेपरेट चीज है, उसके बारे में हम बाद में कभी जिक्र करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। फिलहाल अगर मैं आपको सादा जुबान में बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, उसकी मंथली सैलरी है, लेट्स से हम बात करते हैं 3,500, ये उसकी मंथली सैलरी है। ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कल वाली कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है हमारा सारा कुछ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यूके में एक बंदी की सैलरी से कितना इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, वो किस तरह से होता है। अगर एक बंदे की सैलरी है 35,000 पाउंड, ठीक है जी, तो क्या होगा, उसकी एनुअल सैलरी बनेगी, मैं इसकी सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लूंगा। ठीक है जी, तो ये बनती है 42,000 पाउंड बनते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आज, चूंकि पहला महीने आज आपकी सैलरी डिसाइड हुई, पूरा टैक्स सैलरी भी रहता है, आपको पूरे साल की सैलरी भी मिलनी है। लेकिन आज पहले महीने में जो आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होना है, वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी सैलरी डिसाइड होगी 3,500 पाउंड। अब पहले महीने में आपकी सैलरी से कितना इनकम टैक्स डिडक्ट होगा और ऑनवर्ड तमाम महीनों में आपकी सैलरी से कितना टैक्स डिडक्ट होगा, वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है। आपकी सैलरी को एनुअल में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब आप थोड़ा सोचें, अगर एक बंदे की पूरे साल में सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, तो उसके ऊपर हम जो टैक्स कैलकुलेशन कल कर रहे थे, अगर हम उसको अप्लाई करते तो किस तरह से होता है। इसमें से मैं लेस कराऊंगा पर्सनल अलाउंस, कल हम यही कैलकुलेट कर रहे थे ना, 12,570, ये हम लेस कराएंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी इस बंदे की, 29,430 पाउंड। इट मीन्स कि इस बंदे की सैलरी 37,700 से कम है। इट मीन्स कि इसकी पूरी सैलरी के ऊपर 20% बेसिक रेट बैंड अप्लाई होगा। तो अगर हम बेसिक रेट बैंड अप्लाई करते हैं जो कि है 20%, तो इसका एनुअल टैक्स जो बनता है वो बनता है 5,866, 5,886 पाउंड बनता है। अब ये तो इसके पूरे साल का टैक्स बना। तनख्वाह तो मंथली मिलती है, हम क्या करेंगे, इसको मंथली पे ले आएंगे। तो मैं इस टैक्स को डिवाइडेड बाय 12 कर लूंगा, तो ये इसका मंथली टैक्स बन गया। तो एक बंदा जिसकी मंथली सैलरी है, ये है उसका इनकम टैक्स बनेगा इतना, और उसकी नेट सैलरी उसको जो मिलेगी वो मिलेगी 3,009 पाउंड एंड 50 पेंस। ठीक हो गया। अब इसी तरह ही पूरा पूरा साल जब गुजर जाएगा, अगर अब इसको मैं, ये हमारे पास मंथली थी, अगर मैं इनको
एनुअल पे लाऊंगा तो मेरी एनुअल सैलरी बन जाएगी 12। इसको भी मैं 12 कर लूंगा और ये भी मेरे पास 12 हो गया। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि मेरी एनुअल सैलरी थी इतनी जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी इतना टैक्स देख चुका हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे आपकी सामने कैलकुलेशन की थी। अगर एक बंदे की मंथली सैलरी इतनी हो, इतना उसकी एनुअल सैलरी बनी, उसमें से पर्सनल अलाउंस लेस कराई है, उसकी टैक्सेबल इनकम बनी, ये उसका टोटल टैक्स बनता है। तो टोटल टैक्स तो वो ऑलरेडी हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अपनी सैलरी से पे कर चुका है। तो इट मीन्स जब वो अपने टैक्स रिटर्न जमा कराएगा, अपनी ग्रॉस सैलरी ये शो कराएगा और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये शो कराएगा, तो मतलब ये हुआ कि उसका कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनेगा एट द ईयर एंड। तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, आपकी सैलरी से उतना ही टैक्स डिडक्ट होता है कि साल के आखिर में आपकी सैलरी से कोई भी टैक्स पेएबल नहीं बनता। मैक्सिमम अगर डिफरेंस आता है ना, तो 5 से 10 पाउंड का आता है, या कम या ज्यादा होता है, और वो इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम पे मैंने आपको कैलकुलेशन तो बता दी कि एक बंदे की सैलरी कैलकुलेट किस तरह होती है, लेकिन शायद इसकी आपको इतनी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत क्या चीज है? अगर एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है और वो कहता है कि जो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो उससे आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी टू फिल अप हिज और हर इनकम टैक्स रिटर्न रिगार्डिंग हिज और हर एम्प्लॉयमेंट इनकम। एक क्लाइंट आपके पास आया, वो कहता है मैंने टैक्स रिटर्न जमा करानी है, लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है। तो उससे आपको जो जो कुछ रिक्वायर्ड होगा, आप उसको कहोगे सर मुझे। आप उसको भी जाहिर बात है, अगर आप कह रहे हो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो इस टैक्स ईयर एंड पे आप जिसके साथ एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे या कर रहे हो, उसने आपको P60 फॉर्म दिया है? वो कहेगा जी बिल्कुल मुझे P60 फॉर्म दिया है। आप उससे P60 फॉर्म क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये इनकी डिटेल में आपको बताता हूँ और दिखाता भी आपको। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो, क्या आपको आपकी जॉब में सिर्फ सैलरी मिलती थी या आपको कोई अदर बेनिफिट्स भी मिलते थे? अदर बेनिफिट्स से मेरी क्या मुराद है? आपको कोई घर, गाड़ी, फ्लैट, अपार्टमेंट रहने के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस या कोई इस तरह के कोई पर्क्स मिलते थे? अगर वो कहता है मिलते थे, तो आप उसको कहोगे कि बराए मेहरबानी मुझे आप P11D फॉर्म भी प्रोवाइड कर दे, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, तीसरा सवाल आप उससे ये पूछ सकते हो कि ये जो पिछला टैक्स ईयर गुजरा है, जो कि जिस टैक्स ईयर की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पूरे टैक्स ईयर आपने इसी एम्प्लॉयर से के साथ काम किया था या आपने बीच में जॉब स्विच की थी? अगर तो वो कहता है कि नहीं मैंने पूरा साल इसी एम्प्लॉयर के साथ काम किया, तो फिर तो आपका सवाल करना बेकार है। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि नहीं, मैं पहले इस मतलब जैसे अप्रैल 2025 से लेके अगस्त 2025 तक जो थी ना, मैं XYZ कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट थी मेरी, और उसके बाद सितंबर से ऑनवर्ड टिल द टैक्स ईयर एंड मैं इस करंट एम्प्लॉयर के साथ हूँ, अगर इस तरह का सिनेरियो, तो आप उसको कहोगे बराए मेहरबानी आप जरा मुझे P45 फॉर्म भी प्रोवाइड कर दो। ठीक है जी। अब ये मैंने यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट किस्म के फॉर्म बताए हैं। ये फॉर्म क्या चीजें हैं, जिस तरह भी मैंने आपको साथ साथ जिक्र भी करता गया, लेकिन P60 फॉर्म में आपके पास होता है समरी ऑफ, किस चीज की समरी होती है आपकी? टोटल ग्रॉस सैलरी एंड टोटल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या आप इसको स्लैश इनकम टैक्स पेड, जो भी आप इसको कहना चाहें। ठीक है जी। मतलब आपको P60 फॉर्म में 2 चीजें नजर आती हैं। वो क्या क्या है? आपको पूरे साल में जितनी भी सैलरी मिली है वो कितनी थी, और आपसे जितना इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कितना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी P60 फॉर्म में। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे P11D। व्हाट इज P11D? जिस तरह मैंने जिक्र किया, सैलरी का सारा जिक्र अस्कार जो है ना, वो तो हमारे P60 फॉर्म में हो गया।
अगर सैलरी के अलावा उस बंदे को कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है। एडिशनल बेनिफिट में क्या चीज आ सकती है? उसको घर या अपार्टमेंट या फ्लैट रहने को दिया जा सकता है। उसको गाड़ी दी जा सकती है चलाने के लिए। उसको गाड़ी का फ्यूल दिया जा सकता है। उसको कोई वैन दी गई होगी, या वैन के लिए फ्यूल दिया गया होगा। या उसको बेनिफिशियरी लोन्स दिए होंगे, मतलब नो इंटरेस्ट पे या लोअर इंटरेस्ट रेट पे दिए होंगे लोन। या आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे किया होगा। ठीक हो गया। इस तरह के अगर कोई एक्सपेंसेस या आपको बेनिफिट्स अगर कंपनी से मिल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स। और उनकी समरी अवेलेबल होती है किस चीज में? P11D में। टैक्सेबल बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। टैक्सेबल बेनिफिट में फॉर एग्जांपल कार, फ्यूल, फ्लैट और अपार्टमेंट और हाउस फॉर लिविंग, कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस भी आपकी हो सकती है। बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी लोन, सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो माजरत उसके लिए, आपको समझ गया मुझे। बेनिफिशियरी लोन अगर आपको कोई दिया हुआ है, इस तरह के कोई भी अगर टैक्सेबल कोई भी बेनिफिट अगर आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, तो उसकी सारी डिटेल आपके P11D फॉर्म में होती है। अच्छा, अब आती है P45 फॉर्म। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ P45 फॉर्म चलता कैसे है। अच्छा, सब होल्ड करें। हम कहते हैं हमारा जो टैक्स ईयर है, हमने क्या किया कि जनाब, हम जॉब 1, ठीक है, वो थी हमारी ABC लिमिटेड में। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने काम किया फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर। मतलब मैं पहले से उधर काम कर रहा था, लेकिन हम इस टैक्स ईयर के मुताबिक देख रहे हैं, यहाँ से लेकर 31 अगस्त 2025 तक मैंने यहाँ पे काम किया। ठीक है जी। और फिर मैंने क्या किया, इस जॉब को छोड़ के जॉइंट XYZ लिमिटेड। ठीक है। इसको हमने छोड़ दिया था और हमने ज्वाइन कर लिया था XYZ लिमिटेड। और हमने फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से टिल 05/04/2026 तक हम यहीं पे हैं, और आगे भी हमारी जॉब कंटिन्यू चल रही है। लेकिन हम सिर्फ चूंकि सिर्फ टैक्स ईयर को देख रहे हैं इस वक्त तक, तो हम इस टैक्स ईयर एंड पे हम XYZ लिमिटेड के साथ थे। अब हम अगर XYZ लिमिटेड से हमें साल के आखिर पे जो फॉर्म मिलेगा, वो मिलेगा P60 फॉर्म। ठीक है। P60 फॉर्म आपको तब मिलेगा कि जब आप टैक्स ईयर एंड पे जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे होगे, वो आपको P60 फॉर्म देगा, डिस्पाइट आपने पूरा साल उधर काम किया है या नहीं। व्हाट मैटर्स कि साल के आखिर पे आप उसके साथ एम्प्लॉय हो। बेशक अब जिस तरह हमारे सिलसिले में अगर देख जाए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हमने इनके साथ काम किया, पूरा साल काम नहीं किया। लेकिन अब साल के एंड पे इसके पास XYZ से एम्प्लॉयड थे, तो हमें P60 फॉर्म मिलेगा, जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ बताई। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे यहां से? जिस जो जॉब मैं छोड़ के आया हूं, वहां से मुझे मिलेगा P45 फॉर्म। इसको हम एम्प्लॉय लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको P45 फॉर्म कहते हैं। अब P45 फॉर्म क्या चीज होती है? P45 फॉर्म भी P60 की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर से लेके टिल डेट ऑफ लिविंग तक आपने कंपनी से जितनी ग्रॉस सैलरी ली है, और जितना आपने इनकम टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन। P60 P45 में और कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि P45 आपको तब मिलता है अगर आपने जॉब छोड़ी है, तो जॉब छोड़ने पे आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें वही इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन
वो उस पीरियड के लिए होती है जितना पीरियड आपने उस टैक्स ईयर में उस एम्प्लॉयर के पास काम किया है। ये होता है P45 फॉर्म। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर आपने एक जॉब स्विच की है, छोड़ दी है और न्यू जॉब स्टार्ट की है, तो जहां से आपने जॉब छोड़ी है वहां से आपको P45 फॉर्म मिलेगा। उस P45 फॉर्म में क्या होगा कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर से लेके टिल डेट ऑफ लिविंग तक आपने उस एम्प्लॉयर से जितनी सैलरी ली है और आपके एम्प्लॉयर ने आपसे जितना टैक्स विथहेल्ड किया है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और उसके बाद आपने जो न्यू जॉब कंटिन्यू की है और टिल टैक्स ईयर एंड तक आप उधर ही जॉब कर रहे थे, तो उस न्यू एम्प्लॉयमेंट से फिर आपको वही P60 फॉर्म मिलेगा, क्योंकि आप साल के आखिर पे उसके साथ ही काम कर रहे थे। ठीक है जी। आप बताएं यहाँ तक, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं है, तो वो पूछ सकता है। रेज योर हैंड। आसिफ इकबाल, आप फरमाएं, आप क्या क्वेश्चन। जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सा P11D फॉर्म है, इसमें अगर हमें कंपनी जो सी वो बोनस पे कर रही है ऑन क्वार्टरली बेसिस, राइट? जी। ये P11D फॉर्म में आएगा, और इस ये जो सा बोनस होगा इसके ऊपर ये नाइस टैक्सेबल पॉइंट। है कि नहीं है? होल्ड अप, यहाँ पे होल्ड कर जाए आप। सॉरी, मैं यहाँ पे एक लाइन, एक लफ्ज लिखना भूल गया था। P60 में आपके आते हैं जो आपको कैश कीमत में मिलता है। कैश से मुराद मेरा बैंक ट्रांसफर भी है। ठीक है जी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी, बोनस, कमीशंस, एटसेट्रा। इस टाइप की जो चीजें जो आपको आपकी परफॉर्मेंस करने के बेसिस पे अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे कैश एलिमेंट थोड़ा कंसिडर किया जाता है। पैसे जो जिससे हम पैसे बोलते हैं। ठीक है। और P11D को हम जरा बोलते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स। मतलब ये वो बेनिफिट है जो कि पैसे तो नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स हैं। अगर आपको गाड़ी दी गई है चलाने के लिए, तो ये उन्होंने आपको पैसा तो नहीं दिया ना, बट गाड़ी दी गई है। अगर वो गाड़ी ना दी देते तो आपको अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, या प्राइवेट व्हीकल यूज करनी पड़ती है आपको, ऐसा ही है। तो उन्होंने यस, आपको पैसे राइट। नहीं दिए, पैसों का रिप्लेसमेंट एक किस्म का दिया आपको, जिसे हम सादा जुबान में या HMRC की जुबान में नॉन कैश बेनिफिट्स बोलते हैं। और ये जो P60 में जो समरी आती है इसको हम कैश बेनिफिट, कैश में आपकी सैलरी आ जाती है, बोनस, कमीशंस, वट जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सैलरी आपकी इतनी हो 40 to 50,000 डिसाइडेड है, जब उसमें बोनस ऐड होगा तो फिर तो टैक्स रेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा ना, तो ये पॉसिबिलिटी है ट्वेंटी ऑब्वियसली, परसेंट से निकल के 40% में ऑब्वियसली निकल चले रिवाइज जाए। होगा, बिल्कुल रिवाइज होगा। तो फिर अगर बोनस मंथ अगर सिक्स कम। में, जी जी। जैसे अगर मंथ सिक्स में आपको जैसे 10,000 पाउंड का बोनस मिला है, अब जी। रिमेनिंग सैलरी आपकी दोबारा रिकैलकुलेट होगी। आपकी तीन हम्म। हजार पाँच सौ सैलरी थी, ठीक है यस। जी, तो आपकी यस। अगले 6 महीनों की कितनी सैलरी बनेगी, फॉर एग्जाम्पल 6 महीनों की ये होगी 21,000। यस। और इसके ऊपर 10,000 आपको बोनस मिल गया। जी, 31। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास थर्टी बन वन गया तकरीबन 31। 31। अब इस पे दोबारा कैलकुलेशन होगी ना सर। अब इसमें डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है जी। यस यस यस, बिल्कुल ऐसे। मेक सेंस। दैट वेरी ट्रू, यस। और मैं ऑलरेडी, बल्कि इसको एनुअली ही अगर कर ले तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रह जाएगा। टोटल का। हमारी हमारी एनुअल सैलरी क्या होगी, अल्लाह आपका भला करे। एनुअल यार 42 इसको है मैं, डिसाइडेड। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारी पहली ये कैलकुलेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे मंथ सिक्स पे आ गए, ठीक है। यस। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारी एनुअल सैलरी जो बन रही थी वो हो जाएगी दिस प्लस 10,000 पाउंड। या। ऐसे ही है सर। यस। इसमें से मैं पर्सनल अलाउंस लेस करा दूंगा, मेरी टैक्सेबल इनकम जो बन जाएगी वो 39,000 बन जाएगी। अब यहाँ पे मेरे, ये मेरा बेसिक रेट बैंड हो गया, और रिमेनिंग, जी समझ आ रही मैं जो कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। एग्री। बेसिक 20। रेट यस, 20%, या। ये हायर, 40% है। यस। ये मेरा 20% हो गया, ये मेरा 40% फोर्टी हो गया। परसेंट यस। ये मेरा एनुअल टैक्स बन गया। मंथली 12/12।
इसको मैं मंथली कर लेता हूँ। अ, या ऐसे कर लेते हैं ना, हम ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर चुके हैं सर? टैक्स ऑलरेडी पेड। 6 मंथ। तो अगर मैं दिस मल्टीप्लाई बाय 6 कर लूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, सही है। ठीक है, तो मेरा जी। रिमेनिंग टैक्स कितना बन गया? 5,000। यस। 6 मंथ्स टैक्स। ठीक है, अब इसको अगर यस, मैं टोटल मंथली पे ले आऊंगा, तो मेरा दिस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 6। तो मेरे बाकी महीनों में मुझसे जो टैक्स डिडक्ट होगा वो होगा 881। ओके, सो फर्स्ट 6 मंथ में 490, देन 881। बिकॉज 6 मंथ में आपको एक्स्ट्रा इनकम मिली है, जिसकी वजह से आपके टैक्सेस रिवाइज हो गए। तकरीबन 10,000 बोनस अलाउंस लेने से 2,000 टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा, अगर इन अदर वर्ड्स कहें तो, देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस। अगर पहले हमें इतना टैक्स देना पड़ रहा था, अभी हमने इतना टैक्स देना पड़ रहा है, तो हमें इतना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। और अगर मैं करता हूँ दिस डिवाइडेड बाय, तो यस। तकरीबन 23.45% मुझे एक्स्ट्रा टैक्स, 23.45% टैक्स देना पड़ रहा है उस 10,000। 10। सही से ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। में। जी फैसल राशिद, सॉरी बिनते उबैद, पहले उनको तो समझ। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने पूछना था कि अगर कोई क्लाइंट आपको बताता ही नहीं है कि आप उनके पास कोई एडिशनल भी कोई चीज़ें हैं जैसे कार या इस तरह, तो फिर आपको अगर वो मिड ऑफ उसका द मसला है, आपका मसला तो नहीं है। ईयर, तो फिर टैक्स हमें दोबारा से उसकी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब एंड पे उसका एनुअल टैक्स निकालें। देखिए, अभी हम टैक्स रिटर्न बनाएंगे तब आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन जो है ना P60 की, अगर क्लाइंट आपको नहीं भी प्रोवाइड करता है ना, तो वो HMRC के पास पहले से पड़ी होती है, और आप जब उसकी टैक्स रिटर्न स्टार्ट करोगे ना, अगर उसके पोर्टल से करते हो, तो वहां पे ये चीज पहले से आ रही होती है। हाँ, इसका अगर वो आपको नहीं बताता, ठीक है, टैक्सेस जमा कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसकी, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा और आप गलत टैक्सेस फाइल करते हो, पेनल्टी उसको पड़ेगी, उसको नोटिस जाएगा, आपको नहीं जाएगा। जी। ठीक है, हाँ, तो वो आपको लाजमी प्रोवाइड करेगा। जी सर, और सर दूसरा क्वेश्चन भी ये कर सकते हैं? जी जी पूछें। जी सर, ये कि अगर मतलब मेरा बैकग्राउंड अगर इस्लामिक स्टडी से है, तो अगर मैं ये सीख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आएगी तो क्या मुझे फिर ये मुश्किल होगी इस कोर्स को मतलब करने में? अभी जितना अभी जितना कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है? सर टू बी ऑनेस्ट, हाफ हाफ, मतलब बहुत कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं समझ आ रहा आपको? सर कैलकुलेशन की तो समझ आ रही है कि एनुअल अगर निकालना है तो इतनी सैलरी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और टैक्स की, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें अभी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं समझ आ फिलहाल मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप लोग सीखें, ठीक है ना। रही। जी। अब जाहिर बात, अब थोड़ा सा आप लोग अपने कंस्ट्रेंट भी देखें ना। अब यहाँ पे हम अकाउंटिंग तो सिखा नहीं सकते, वेरी जी। ऑनेस्ट, ठीक है ना। जाहिर बात, जी। थोड़ा बहुत तो मैं भी आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि यार, कि मैं जो अल्फाज अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल इंसान भी अपने रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल कर रहा होता। तो अब जाहिर बात, अगर हम एक जगह का टैक्स, सीक्रेट टैक्स इतना भी लाइट ना नहीं है कि यार आप बिल्कुल उसको हल्के में ले जाए। जाहिर बात, इट रिक्वायर्स सम एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, आपको यस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से बहुत बेसिक चीजें सिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपको HMRC की लैंग्वेज, HMRC के नोट्स पकड़ाने लग जाऊँ ना, तो फिर जिसको समझ भी आती है ना, उसको भी नहीं, जी क्योंकि सर। इतना आसान अल्फाज से नहीं। थैंक ठीक है यू जी। सर। जी सर। ये ये मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं सिर्फ क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, ये 17th बैच है। तो जाहिर बात है, मैं चीजें बहुत सिंपलेस्ट वे पे ला चुका हूँ, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आगे भी इसको सिंपलेस्ट करता जाऊँ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बहुत बेसिक पे चीजें बताता हूँ और सिखाता हूँ। जी। इससे नीचे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब जो रूल्स है, रूल्स को जारी बात है, मैं अमेंड कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो अगर मैं रूल खुद से अमेंड करूँ, फायदा क्या हुआ टैक्सेस का। जी ठीक है जी। सर। जी थैंक यू। जी फैसल राशिद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जस्ट एक छोटी चीज पूछनी वाले- है सर। P45
फॉर्म में नॉन कैश बेनिफिट भी शामिल होते हैं? जैसे सॉरी, आप क्या बता होता रहे हैं P45 फॉर्म जो है उसमें है? आपकी सैलरी ग्रॉस इनकम जो कुछ पीरियड के लिए 4 महीने के लिए फॉर एग्जांपल आपने काम किया वो तो जी शामिल जी। होगा। जो नॉन हम्म, कैश बेनिफिट्स हैं क्या वो भी वो कार सेपरेट होता वो है, वो आपको P45 में नहीं सेपरेट होगा? मिले। वो नहीं, वो सेपरेट है। P45 में नहीं, वो ठीक अलग से होगा। ठीक हो गया। थैंक अच्छा जी। अब मैं आप लोग को थोड़े से फॉर्म्स दिखा देता हूँ। मुझे आप लोग एक सेकंड दीजिएगा यार, मैं जरा कहाँ रखे हैं, मुझे हमेशा भूल जाता है। ये आ गया, ये अराउंड डी डी मैं एक मतलब, यार हम सॉरी, मेरे पास थोड़ा सी चीजें डॉक्यूमेंट जो पुराने हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए न्यू भी ले आऊंगा, ताकि करंट ईयर के, ताकि आप लोग को मैं वो भी दिखा सकूं। राशिद भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो जरा आप माइक म्यूट करें, ताकि मैं आप लोग को चीजें सिखा सकूं। फैसल राशिद साहब, अगर आप अवेलेबल है, या असफ इकबाल साहब अगर भी अवेलेबल है तो कीजिए। जी सर। अच्छा। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक अदद P60 फॉर्म है, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर से निकले हुए, हम्म। जो नॉर्मली आपका एम्प्लॉयर जिस साथ आप जॉब कर रहे होते हो वो आपको देता है। अब जारी बात है, हर सॉफ्टवेयर का अपना ही एक फॉर्मेट होता है, तो ये जिस सॉफ्टवेयर पे पेरोल आपका प्रोसेस करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर एक अदद है ब्राइट पे, उस पे वो जो एम्प्लॉयर है या कंपनी जो है ना, वो पेरोल प्रोसेस करता है, ठीक है। और वो हर महीने जो आपका पेरोल HMRC को सबमिट करता है, जैसे टैक्स ईयर एंड होता है, तो अपने एम्प्लॉयज का वो टैक्स सर्टिफिकेट एक किस्म का निकालता है, जिसमें उसकी ग्रॉस सैलरीज और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सारा होता है। अब ये थोड़ा सा राइट। पुराना है, मेरी पूरी कोशिश है मैं आप लोग सब ग्रुप में अपडेटेड जो करंट टैक्स ईयर वाले वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। अब ये चूंकि थोड़ा सा पुराना है, बट ऑब्वियसली चीजें सारी वही हैं, टैक्स ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, पहले एम्प्लॉयर डिटेल्स आपको गिवन है, ठीक है जी। एम्प्लॉयर क्या है, अपना कैश एंड कैरी लिमिटेड के साथ वो जॉब करता है, ठीक है जी। ये उसका एड्रेस है। अच्छा, हम अव्वल एम्प्लॉय डिटेल देख रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात करें अब्दुल रशीद साहब की, ठीक है जी। और ये उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या चीज है? यूके में लीगल तरीके से काम करने के लिए आपको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, या गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ करती है काम करने के लिए, तो वो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर देता है, जिसको हम NI नंबर भी बोलते हैं। एंड इट एक्ट्स लाइक यूर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में NIC नंबर जो होता है, नेशनल इंश्योर हमारा जो ID कार्ड नंबर जो होता है ना, इट एक्ट्स लाइक सेम उसी तरीके काम करता है, और ये आपकी लाइफ में आपको एक बार मिलता है और ये चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है आपका, ठीक है। तो आपने अक्सर अपने कुलीग्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से सुना होगा, जो स्टूडेंट्स वगैरह उधर गए होते हैं, वो कहते हैं यार हमें 20 घंटे अलाउ है हफ्ते में काम करने के लिए। तो 20 घंटे उनके कोई माथे पे नहीं लिखा होता, उनको जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर अलाउ किया होता है ना, तो वो जब एम्प्लॉयर अपने सिस्टम में डालता है, तो उसको पता लग जाता है कि यार ये तो स्टूडेंट है, इसको अलाउ ही 20 आवर्स है, ठीक है। तो 20 आवर्स से ज्यादा अलाउ ही नहीं करता है गवर्नमेंट उनको काम करने का। तो इन शॉर्ट, हर इंसान का यूके में जो बंदा काम करता है उसके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, ठीक है। ये उसका एड्रेस आ गया, रेजिडेंशियल एड्रेस। अब वो जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर का नाम है अपना कैश एंड कैरी लिमिटेड, ये उसका एड्रेस आ गया। और ये एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस नंबर। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस नंबर? मतलब ये अपना कैश एंड कैरी खुद को HMRC के साथ रजिस्टर करता है फॉर पेरोल, कि भाई ये मेरी कंपनी है, अपना कैश एंड कैरी, और मैं अपने साथ एम्प्लॉयज हायर करना चाहता हूँ, और उनको मैं हर महीने सैलरी दूंगा, और उनकी सैलरी से मैं उनका इनकम टैक्स वगैरह भी डिडक्ट करूंगा, जो कि हर महीने मैं HMRC को सबमिट करूंगा। तो उसके लिए उसे रजिस्टर होना पड़ता है फॉर PAYE। हम इसे पेई बोलते हैं, एंड पेई स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न, ठीक है, पे एज यू अर्न। तो जब कंपनी खुद पे पेरोल के रजिस्टर करती है पेई के लिए, तो उसको एक यूनिक रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। और उसकी बात तो मतलब वो पेरोल वगैरह प्रोसेस कर सकता है, उसके एक आइडेंटिटी बन जाती है कंपनी की। अच्छा, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि अब्दुल रशीद साहब जो है ना, उसने अपने कैश एंड कैरी में पूरे टैक्स ईयर काम किया है, या जितना भी किया है, लेकिन टैक्स ईयर वो उधर ही थे, और उनको अभी तक जो सैलरी मिली है वो मिली है £24,335.46।
और उनसे जो इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, देखिए ये पे का सेक्शन है और ये टैक्स डिडक्टेड का सेक्शन है। तो यहाँ से पे उनसे जितना इनकम टैक्स डिडक्ट हो चुका है वो है £2254.20। अच्छा भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अब्दुल रशीद साहब ने इनके साथ जॉब स्टार्ट की और एक एबीसी लिमिटेड कंपनी छोड़ के आए थे और अपने कैश एंड कैरी के साथ काम स्टार्ट किया, तो लीगली लॉजिकली जो होना चाहिए वो ये होता है, जब वो अपना कैश एंड कैरी के साथ काम स्टार्ट करता है तो वो अपने एम्प्लॉयर को जहां से जॉब छोड़ के आया है उसका P45 जमा कराता है कि मैं पहले यहाँ काम करता था, वहां से मैंने 2 या 3 महीने जितने भी उस टैक्स ईयर में काम किए थे, ये मेरा P45 है कि इतनी सैलरी मुझे मिली थी, इतना टैक्स डिडक्ट हुआ था। अगर इसने जॉब ड्यूरिंग द ईयर स्विच की थी और अपना कैश एंड कैरी के पास आया था और इसने अपने एम्प्लॉयर को अपना P45 भी दिया, तो इसका एम्प्लॉयर क्या करता, यहाँ पे उसकी पुरानी इनकम भी डालता P45 की इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सब भाई? यस, तो परफेक्ट मतलब उस परफेक्ट, या। P45 की फिगर या पे उसकी ग्रॉस सैलरी भी डालता और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी डालता, और ये इसकी अपनी कंपनी की सैलरी हो जाएगी, तो ये दोनों मिला के पूरे साल की एक P60 बन जाती। यस, राइट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। ये नीचे वाली चीजें आपके काम की नहीं है, ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ये अभी आप लोग की कोई काम नहीं है। अगर स्टाफ मेंबर को कोई स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिली होती, जो बाय लॉ यूके में मिलती है, अगर कोई फीमेल मैटरनिटी लीव्स पे जाती है तो उसको अमाउंट सैलरी पे की जाती है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे मिलती, यहाँ पे लिखी होती। अगर अब्दुल रशीद साहब को एज अ पेरेंट पैटर्निटी लीव मिलती तो वो यहाँ आती। स्टैट्यूटरी शेयर्ड पैटर्नल पैटर्नल पे अगर होती तो यहाँ आती। अडॉप्शन पे और बेरेवमेंट पे वगैरह डिफरेंट टाइप की, लेकिन यार सेकंड देखिए नॉर्मली मैटरनिटी वगैरह ही देखने को कभी कभार मिल जाती है, अदरवाइज ये चीजें होती। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है P60 फॉर्म। एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉयर की डिटेल, और हमारे मतलब की चीजें होती है कि भाई कितनी सैलरी मिली है, कितना उससे टैक्स डिडक्ट हुआ। वैसे अगर हम एक रफ कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे टैक्स रिटर्न की करें तो हम कह रहे हैं कि इसकी सैलरी थी 24,335.46 माइनस 12,570 इंटू 0.2, इसका टोटल टैक्स बना 2,353, और इससे टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो है 2,254। तो मतलब क्या हुआ, इससे एम्प्लॉयर ने कम टैक्स डिडक्ट किया है और इसका 98.89 पाउंड अभी टैक्स रहता है जो इसने गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है। अब ये एम्प्लॉयर की भी गलती हो सकती है, या इसमें एक और मसला भी होता है, एम्प्लॉयर की गलती नहीं भी हो सकती। अक्सर लोग होते हैं अर्ली पे पे चल रहे होते हैं, वीकली पे पे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें नॉर्मली कंपनीज को थोड़ा मसला आ जाता है टैक्स कैलकुलेशन वगैरह में। बट नॉर्मली अगर मंथली पे चल रही होती है ना एक बंदे को, तब इस तरह का मसला नॉर्मली नहीं होता। लेकिन अभी ये चूंकि देखिए ये है कैश एंड कैरी। अब कैश एंड कैरी में आपको पता है घंटे के हिसाब से भी इम्प्लॉयज होते हैं, दिनों के हिसाब से भी सैलरी मिलती है, हफ्ते के हिसाब से भी मिलती है, महीने के हिसाब से भी मिलती है। तो जाहिर बात है एम्प्लॉयर को भी कभी कभार मसला होता है उनकी एक्चुअल टैक्सेस और वो कैलकुलेट करने में। ठीक है। लेकिन अब अगर अब्दुल रशीद साहब इसी सैलरी के मुताबिक अगर टैक्स जमा कराते हैं तो हम एक बार दोबारा वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी इनकी ये बनती है, ठीक है जी, 24,335.46, इसमें से मैं पर्सनल अलाउंस इनका लेस करा देता हूँ और ये बेसिक रेट बैंड में बन रही है। तो 2,353 इनका टैक्स बनता है, जबकि इन्होंने पे किया 2,254, तो इनका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 98.89 पाउंड। ये इन्होंने टैक्स जमा कराना होगा। जैसे भाई पूछे। जी सर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसने ज्वाइन लेट किया हो, 2 दिन ज्वाइन लेट किया हो, तो इस वजह से उसका 100 पाउंड जो सा है वो बच गया हो। इस पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। सर हमें उस सर एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर या एज अ टैक्स प्रिपेयर मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। मुझे ठीक है। डॉक्यूमेंट से कंसर्न है। मेरे सामने जी जो जी, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वहां पे जो तनख्वाह है जितना टैक्स डिडक्ट मैं उसी को ही कंसिडर करूंगा। ठीक ना है, मैंने बिल्कुल टैक्स बिल्कुल। देना है, ठीक है जी, ना ही मेरा हम्म, ये हेडेक। ठीक है। सही सही। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है लास्ट टाइम मेरे साथ भी, मेरे कोलीग के साथ भी। हमें टैक्स एवरी मंथ हम सैलरी एम्प्लॉय जो है वो उसको सबमिट करता है। जब टैक्स ईयर खत्म हो गया 4 अप्रैल 2025 को, लास्ट ईयर, उसके बाद जो हम्म। सा था, हमें HMRC ने 2,300 के चेक्स भेज दिए
कि आपका टैक्स जो सा है वो ज्यादा डिडक्ट हो गया, तो इस वजह से ये जो सा है आप चेक ले लें और अकाउंट डिपॉजिट कर दें आप। ये सर क्या आपके सीन एम्प्लॉयर हुआ ने है? कि ओवर चार्ज किया होगा ना एम्प्लॉयर ने आपको। हाँ, वो ऐसे कुछ सीन हुआ है मेरे ख्याल में, ओवर चार्ज किया उसने, तो वो फिर HMRC जो देखा टैक्स के एंड पे, तो उन्होंने फिर उसको रिटर्न कर दिया हमें, चेक्स की सूरत में, बिल्कुल चेक्स सेंड कर दिया। बिल्कुल, HMRC तो रिफंड करता है, पाकिस्तान थोड़ी है। हाँ वही ना। HMRC तो रिफंड करता है, HMRC एक दैट्स रुपया फाइन। भी आपका नहीं लेता, तो वो बिल्कुल रहता हाँ। है। हाँ, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने अकाउंट में वो टैक्स होल्ड कर लो कि यार पड़ा रहे, फ्यूचर टैक्सेस से डिडक्ट कर लेना, या रिफंड करा लो, कोई मसले वाली बात नहीं, दोनों सिचुएशन आपके पास जी अवेलेबल जी। होती है। एक और सिचुएशन भी हो सकती है आपके सिनेरियो में। अब जाहिर बात है, हाइपोथेटिकल बात ही होगी, जरूरी नहीं कैसे वो, मे बी आपका मंथली टैक्स कैलकुलेट हुआ और किसी एक महीने में आपने कोई अनपेड लीव्स वगैरह ली और आपको उसकी सैलरी वगैरह ना मिली हो, और आपको आधी सैलरी मिली हो और आधी सैलरी पे पूरे का पूरा टैक्स उसने डिडक्ट किया हो। हाँ, ये फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल स्टिल देयर। पॉसिबिलिटी हो हाँ सकती है ना, तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी चूंकि हमने वो चीज प्रोसेस नहीं की, तो हम खुद से assumptions लगा सकते हैं, एक्चुअल फिगर जो है वो है। तो सर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो न्यू एम्प्लॉयर है आपका, वो विदाउट P45 फॉर्म आपकी सैलरी को प्रोसेस कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है? कर दे, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आप मेरे पास जॉब करने आए हो, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कहता हूँ P45 है, आप कहते हो नहीं दी, मैं क्या कर लूंगा आपको? नहीं, ये एक लेट है बात फॉर है ना। एग्जाम्पल, मैं, हाँ जी, ये लेट है मैं कहूँगा। तो सर लेकिन उसमें फिर टैक्स जो कटेगा वो फिर एज HMRC पे, एज अ मैं तो। न्यू एम्प्लॉयर, मैं एज जी अ जी न्यू एम्प्लॉयर क्या करूंगा? आसिफ इकबाल साहब मेरे पास आए, इनको मैं महीने के 3,000 पाउंड तनख्वाह दे रहा हूँ, मैं तीन ठीक है। हजार हजार के हिसाब से आपके मंथली ईयरली कैलकुलेशन करके जो आपके मंथली टैक्स बनेंगे वो लेस करना शुरू कर दूंगा। आप जानो, आपका टैक्स जाने, आपका HMRC जाने, एम्प्लॉयर का हेडेक तो नहीं है ना आपके टैक्सेस जमा कराना। ठीक हो गया, ठीक है, वैसे थैंक यू। सॉरी आप। हाँ, थैंक यू। कोई नुकसान नहीं। जी समीउल्लाह साहब। समीउल्लाह साहब अपना माइक अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन पूछें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि शुरू में आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी एक टर्म यूज की थी कि बड़ा ऑड सा टैक्स ईयर है 6 अप्रैल से, तो मार्च की जो है वो नेक्स्ट जो है वो मार्च तक। तो उसमें ये है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये तो मंथली सैलरी पे करते हैं, तो क्या राउंडिंग ऑफ की जाती है, यानी मार्च का अप्रैल का पूरा महीना ले लिया जाता है कि 4 दिनों को इग्नोर कर दिया जाता है, या सैलरी के लिए वो 4 दिन की आपका, भी? नहीं, देखो आपको सैलरी महीने की मिलती है, ठीक है जी, जी जी या कम से 31 या 30 तक, ठीक है। जी जी जी। लेकिन ऑन पेपर आपका महीना चलता है 6 अप्रैल से 5 मई तक, 6 मई से लेकर 5 जून तक, ऑन पेपर ये चलता अच्छा, यूके में ऑन पेपर चलाते ही टैक्स ईयर के मुताबिक हैं, 6 से 5 चलाते है। यस, अब वो हैं। 1 अप्रैल से चलो, कोई मसले वाले 5 दिनों को इग्नोर किया जाता है नॉर्मली। राइट, राउंडिंग में आ जाता अगर है, ठीक है सर। और जो यस, अगर जो ट्रिक। अगर मैं जी किसी की अगर मैं किसी के टैक्स रिटर्न भी करूंगा ना, और वो जी सर। अगर कहता है सोल ट्रेडर है, ठीक है, तो मैं कहूंगा यार मुझे बैंक जो है ना अप्रैल से मार्च तक का भेज दो। हाँ, उस सूरत में तो इजी है ना, वो तो स्टेटमेंट बंदा लेता ही वहीं से है। इसमें इसमें कंफ्यूजन थी थोड़ी मेरे जहन में कि इसमें एक मंथ टू मंथ जो है वो राउंडिंग की जाती है, वो आपने क्लियर कर दिया कि यहाँ सर महीना जो आप, है सैलरी में भी सर वो। सादा सादा बात, हाँ जी, तनख्वाह देना एम्प्लॉयर का काम है या आपका काम है? एम्प्लॉयर का सर। वो टैक्सेस जम पिछले पे HMRC को जमा कराना आपका काम है एम्प्लॉयर का। वो एम्प्लॉयर का है। तो उसका दर्द है सर, आप क्यों पाल रहे हो सर? हाँ, सही है सर, सही है। मैं नॉलेज के लिए सर सिर्फ पूछा था, तो वो आपने क्लियर कर दिया कि टैक्स महीना ईयर का महीना। हाँ टैक्स ईयर ठीक है। ऑन पेपर चलता है 6 से 5 तक ही है, ठीक है। सही सर। हाँ, सही है। अगर मैं ऑड अगर मैं ऑप्ट करता हूँ ना, मैं मंथली मंथ अगर मैं रखता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं HMRC को भाई मैं पेरोल जो है ना, ये कम से 30 का चलाता हूँ, HMRC कहकर ठीक। चलाओ मेरी बता राइट से। राइट राइट। हाँ जी हाँ जी, वो माइनर फर्क ये कोई पड़ेगा, मसले ठीक। वाली बात नहीं, कोई कोई मसला नहीं। मसला नहीं है, ठीक है। राइट राइट राइट। अच्छा, अब आते हैं हम जरा P45 की तरफ, क्योंकि P60 P45 थोड़े से मिलते जुलते हैं। सर ये थोड़ा जो टैक्स ईयर है ना, ये आई बिलीव ये हमारा 23-24 का ही है, ठीक है, ये टैक्स ईयर का है। सर ये है एक मिस्टर, देखो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर पे ही रेफरेंस नंबर है, हरियाणा ठीक है क्यों जी। लाना यार, सर फायर भाई कर। अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। अच्छा, सबसे पहले एम्प्लॉयर रेफरेंस नंबर आ गया, ये अगेन वही रेफरेंस नंबर है जिस तरह ये अपना कैश एंड कैरी का था,
अभी चूंकि P45 किसी और एम्प्लॉय का है, किसी और कंपनी में वो नौकरी करता था, तो ये एम्प्लॉयर रेफरेंस डिफरेंट है। ये एम्प्लॉयर रेफरेंस नंबर आ गया। एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे लिखा होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, ये मेरा बनाया हुआ है इसलिए मैं फिर इंफॉर्मेशन में, क्योंकि इस तरह सिखाने के लिए मैंने बना दिया, तो बस मैं कोई और देख के लेता हूँ P45 जो रियल वाला हो। लो जी, सेंट्रल मिशन के दिखा देते हैं आपको यार। अच्छा, अब ये देखिए, ये एम्प्लॉयर पे रेफरेंस आ गया। ये एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये अगेन जो एम्प्लॉय है उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया। टाइटल क्या उनका नेम, मिसेस मिशम, मिसेस सेंड्रा मिशम नाम है उनका। ठीक है, जो फर्स्ट नेम ये आ गया, ये सर नेम उनका आ गया। अच्छा, डेट ऑफ लिविंग क्या है, 14 जुलाई 2023। मतलब ये टैक्स ईयर 23-24 है। 6 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था, 5 अप्रैल 2024 तक चला था। तो इन्होंने क्या किया, 14 जुलाई को जॉब छोड़ दी। मतलब अप्रैल, मई, जून और मिड ऑफ जुलाई में जॉब छोड़ दी। तकरीबन 3.5 महीनों ने काम किया। अब 3.5 महीनों का क्या चक्कर चला है जी, इनको जो टोटल पे मिली है ना जी, टोटल पे टू डेट, मतलब फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर से टिल 14 जुलाई 2023 तक, वो इनको सैलरी मिली है 9198 पाउंड्स एंड 6 पैंस। और इसे जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है वह है 1001 पाउंड्स का। ठीक हो गया जी। अगेन ये वही नीचे इम्प्लाई की सैलरी की डिटेल आ गई है, जेंडर फीमेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ उनकी आ गई है, एम्प्लॉय प्राइवेट एड्रेस आ गया, उसका पोस्ट कोड आ गया। एड्रेस का ही पार्ट होता है। एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस, आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड के साथ ये सेंटर मैडम काम करती थी। वहां से इन्होंने रिजाइन कर दिया था 14 जुलाई 2023 को, और फ्रॉम 6 अप्रैल 2023 से 14 जुलाई 2023 तक जितना उन्होंने काम किया था, उसका ये सैलरी डिटेल है कि ये उनकी ग्रॉस सैलरी आ गई थी और ये उनसे टैक्स डिडक्टेड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ P11D। अब ये भी सॉफ्टवेयर का भी है, और मैं आपको HMRC का भी फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ कि HMRC का P11D किस तरह से होता है। ठीक है जी। असल में HMRC का जो P11D होता है ना, वो जरा होता है, एक डिटेल्ड फॉर्म होता है। मतलब उसमें सॉफ्टवेयर से जो हम निकालते हैं उसमें सिर्फ वही बेनिफिट मेंशन होता है जो एक्चुअली उस एम्प्लॉय को दिया गया होता है। लेकिन HMRC वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें तमाम बेनिफिट्स होते हैं, और उसमें उस रेलेवेंट बॉक्स में ही सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी होती है। अच्छा, अब हमारे पास एम्प्लॉयर नेम आ गया। एम्प्लॉयर नेम है टाइटन प्रॉपर्टीज लिमिटेड है। एम्प्लॉयर का पी रेफरेंस नंबर भी आ गया। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम जेम्स है, एम्प्लॉय का सेकंड सरनेम चैपल है, तो जेम्स चैपल साहब हैं, जो कि मेल हैं। डेट ऑफ बर्थ उनकी ये है। ये उनका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया है। अच्छा, अब इनको जो बेनिफिट मिला हुआ ना जी, वो है कार्स एंड कार फ्यूल। या तो उनको गाड़ी मिली हुई है, या गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का पेट्रोल भी दिया गया है। अच्छा, अब उनको जो गाड़ी दी गई है वो है लेक्सस NX 452.5 एक्सपोर्ट। जो भी गाड़ी है हमें उसी के साथ है। इस गाड़ी की लिस्ट प्राइस थी 61,595 पाउंड की। ये भी हम 23-24 की देर माशाल्लाह, सारे ये 23-24 वाले पड़े हैं। अच्छा, गाड़ी इनको मिली है 13 सितंबर 2023। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, तो ये 23-24 का टैक्स स्टार्ट हुआ होगा 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024। लेकिन इनको गाड़ी मिली कब, 13 सितंबर 2023। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन पहले 6 महीने इनके पास गाड़ी नहीं थी, आखिरी 6 महीने में इनको बेनिफिट दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी एक कैलकुलेशन की जाती है टैक्सेबल बेनिफिट की, जो कि अभी तो मैं नहीं, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं टैक्सेबल बेनिफिट दो चार जो कॉमन है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इनकी कैलकुलेशन असल में की कैसे जाती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको इतना बता दूं, होता क्या है, अब जिस तरह हमने जिक्र किया था कि ये P11D में नॉन कैश बेनिफिट्स आते हैं। कैश बेनिफिट तो जारी बात है हमारे P60 का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन वो नॉन कैश बेनिफिट्स जो कि हमें सैलरी के अलावा दिए जाते हैं, और वो कैश की टर्म में नहीं होते, मतलब सैलरी वगैरह के मद में नहीं होते, एज अ नॉन कैश बेनिफिट उनको हम कहते हैं। अब जाहिर बात है, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी है, तो उसको आपने इस साल में जितना इस्तेमाल किया है उसको एक मॉनेटरी वैल्यू देना, उसको उस नॉन कैश बेनिफिट को कैश टर्म में कन्वर्ट करने के लिए
HMRC का एक अपना प्रोसीजर होता है, एक अपनी कैलकुलेशन होती है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके बताऊंगा कि हम ये जिस तरह कार बेनिफिट हो गया, होम बेनिफिट हो गया, ये जो कुछ बेसिक कॉमन है जो ज्यादातर यूज होते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगा। फिलहाल आपको बताने के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि मतलब इस जेम्स चैपल साहब को जो गाड़ी दी गई जिसकी प्राइस इतनी है, और इस साल में उन्होंने उसको जितना इस्तेमाल किया, मतलब जितने महीने उनके पास से वो गाड़ी चल रही है, उसकी मॉनेटरी टर्म इतनी बनती है 2,773 पाउंड। मतलब 2,773 पाउंड का उनको एडिशनल नॉन कैश बेनिफिट दिया है कंपनी ने। और ये नॉन कैश बेनिफिट टैक्सेबल है, इसके ऊपर इन्होंने टैक्स जमा कराना है। ये पहले से विदहोल्ड नहीं होता, ये साल के आखिर पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये साल के आखिर में जब आप टैक्स रिटर्न बनाते तभी आपने इसके ऊपर टैक्स देना होता है। पहले का था अब हर महीने आपसे थोड़ा थोड़ा टैक्स डिडक्ट होता था, लेकिन चूंकि नॉन कैश बेनिफिट है, ये सब्जेक्ट टू होता है कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए मिला था। पूरा साल था, 1 महीने था, 10 महीने था, 8 महीने था, तो इसलिए ये साल के आखिर पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस साल का 2023-24 में जो जेम्स चैपल साहब को जो गाड़ी दी गई थी, उस नॉन कैश बेनिफिट की जो कैश इक्विवेलेंट अमाउंट बनती है वो है 2,773 पाउंड। मतलब ये एक एडिशनल इनकम है जिसके ऊपर जेम्स चैपल साहब ने अपनी टैक्स रिटर्न में टैक्स देना है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इन साहब को एक नहीं, दो गाड़ियां दी गई हैं। एक इनको ऑडी A5 भी दी गई है, ये 12 सितंबर को दी गई थी, 13 को दी गई थी, और ये 12 सितंबर को दी गई थी। और इसकी वर्थ 42,000 थी। और इसका जो कैश एंड इक्विवेलेंट अमाउंट बनती है वो है 6,059 पाउंड। माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो सर दिस इज व्हाट इट इज। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या करना होगा, इतनी अमाउंट, एक टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा और इतना एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 8,832 पाउंड पे इन्होंने एडिशनल टैक्स देना है, तकरीबन 1,766 पाउंड का, अगर ये बेसिक रेट टैक्स पेयर होगा तो। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग वैसे एक बात कहेंगे, ये गाड़ी थी भी महंगी, दोनों गाड़ी मिली भी एक ही टाइम पे, सेम डे पे मिली है, लेकिन इसका कैश बेनिफिट कम बन रहा है, इसका अमाउंट ज्यादा क्यों बन रही है? वो इस वजह से कि इस गाड़ी की जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो 25 ग्राम पर किलोमीटर है, और इसकी 144 ग्राम पर किलोमीटर है। तो मतलब ये हुआ कि ये, अब ये जो कार्बन एमिशन होती है ना, कार्बन एमिशन पर किलोमीटर होती है, ये एक बहुत बड़ी गेम होती है, जो कि हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में ये टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि ये क्या माजरा है। ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए इसका इंजन बड़ा है लेकिन इसकी कार्बन एमिशन कम है, दैट्स मोस्ट प्रोबेबली ये गाड़ी हाइब्रिड हो सकती है, या इलेक्ट्रिक एलिमेंट इसमें हो सकता है। और इसका प्योरली ये पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल होगी, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्सेबल बेनिफिट ज्यादा बनता है, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ता है, हाइब्रिड पे कम देना पड़ता है। तो ये डिफरेंट मसले थे, लेकिन फॉर द टाइमिंग, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, किसी बंदे के लिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हो और उसने आपको अपनी P60 भी दिया और वो कहता है यार मुझे टैक्सेबल बेनिफिट भी मिला था, और उसने आपको P11D पकड़ा है, तो आप सीधा सीधा मोटा मोटा एक ये फिगर पकड़ेंगे, एक ये फिगर पकड़ेंगे, और उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में नीचे टैक्सेबल बेनिफिट कार के सेक्शन में ये दोनों फिगर्स डाल दोगे, किस्सा तमाम। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा ग्रुप में, आपने लोग टेंशन ना लें। अब हम करते ये हैं कि जरा हम एक अदद टैक्स रिटर्न बनाने की ट्राई करते हैं, एक अदद सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि अभी आगे ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, कमर्शियल सॉफ्टवेयर पे ही HMRC इसको लाएगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग किसी सॉफ्टवेयर की भी आप लोग को नो हाउ हो कि ये सॉफ्टवेयर पे किस तरह से बनती है। ये स्टेप्स आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। मैं टेम्पररी ईमेल ले लूँ ताकि उसके ऊपर मैं ये आईडी बना लूँ। सर आपने गूगल पे लिखना है आयरिस एलिमेंट डेमो। ठीक है जी। ये रिकॉर्डिंग आप लोग के पास होगी तो वो रिकॉर्डिंग एक साइड को ओपन करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख के करते रहिएगा। ठीक है जी।
ये RS एलिमेंट एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हम इसका फ्री ट्रायल लेते हैं। अच्छा अच्छा, फ्री ट्रायल। यहाँ पे हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में कहते हैं ईमेल एड्रेस अपना डाल दें। ये ले जी, ईमेल एड्रेस ले लें। फर्स्ट नेम लिख लें, अपना लास्ट नेम लिख लें। बिजनेस नेम विकास अकाउंट डॉट हम लिख देते हैं। बिजनेस साइज हम कहते हैं यार मीडियम है। बिजनेस टेलीफोन नंबर यूके का खुद से कोई भी रैंडम नंबर डाल लें आप। अच्छा, पोस्ट कोड कोई भी यूके का कोई भी एड्रेस आप डाल लो, कोई मसला नहीं है। आपने वैसे भी डेमो पे चलाना है, कोई लटर शटर वगैरह तो कोई जाता नहीं है। ठीक है जी, आपने बना लेना है। और यहाँ पे हमें इसको चले जाना है भैया। नहीं कि मैं और हमने टैक्स का सेक्शन हमने अडॉप्ट किया, हमने टैक्स कैलकुलेशन करें और अकाउंट्स करेक्शन। तो आप बाकी ये भी साथ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें इनकी जरूरत है, हमने सिर्फ टैक्स ही चाहिए। चल जाए यार, क्या हो गया? केडी वेरिफिकेशन ये रही कुछ। ये तो बदतमीजी है। अब अब क्या गया, हमने आपको इनबॉक्स में एक ईमेल भेज दी है, वहां से आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लें। तो हम अपने इनबॉक्स में आते हैं। वेलकम, एक्टिवेट योर अकाउंट वाली आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर से अपना कैमरा ऑफ कीजिएगा। अच्छा जी, ये आ गया। हम यहाँ पे अपना अकाउंट एक्टिव कर लेते हैं। पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं हम। कोई अदर थर्ड क्या कहते हैं ना, थर्ड वेरिफिकेशन हम वो नहीं करते, हम कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ताकि हमें फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। हमारे पास 29 डेज लेफ्ट हैं, तो हम अपना एक ट्रायल बना लेते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं, क्लाइंट्स पे जाते हैं, ऐड क्लाइंट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टेटस के प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट है, नॉन क्लाइंट कहते क्लाइंट है। क्लाइंट टाइप इंडिविजुअल है या बिजनेस, हम इंडिविजुअल करेक्ट, इंडिविजुअल के हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। क्लाइंट आईडी खुद से कोई रेफरेंस नंबर दे दो। टाइटल हम मिस्टर रख लेते हैं, फिर देन वकास रख लेते हैं, लास्ट में मरवत रख लेते हैं। मेल फिर हम मैरिड हो गए हैं, पहले नहीं वो करते। कंट्री ऑफ रेजिडेंस किंगडम कर लेते हैं। पोस्ट कोड डाल दो खुद से, कोई पोस्ट कोड बड़ा अमेरिकन से कैसे लगते हैं। नेशनलिटी ब्रिटिश कर दो। यहाँ पे UTR नंबर, व्हाट इज UTR नंबर? जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हमारा NTN नंबर होता है, नेशनल टैक्सेशन नंबर होता है, यूके में होता है UTR, यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर हम उसको कहते हैं। सही है। UTR इंडिविजुअल्स का अपना होता है और कंपनीज का अपना होता है। ठीक है। उसके लिए किस तरह अप्लाई करते हैं वो हम बाद में लेटर जब 22 सेक्रेटरी साइड पे जाएंगे तो उधर हम देखेंगे।
फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है NI नंबर। वैसे टेक्निकल टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए चीजें जरूरी हैं, लेकिन अभी हमें प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है। एक बार सेव रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा जी। ये आगे हमारी इंफॉर्मेशन आगे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। स्टार्ट न्यू टैक्स रिटर्न। ठीक है जी। टैक्स 26 का हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। अगर आप पुरानी बनाना चाहते हैं आप पुरानी भी बना सकते हैं, लेकिन हम 2026 बना रहे हैं, 25-26 की। टाइप SA 100 फॉर्म, जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है उस फॉर्म का नाम होता है SA 100। SA स्टैंड फॉर सेल्फ असेसमेंट, 100 फॉर्म का नंबर होता है। ठीक है, और ये हमारा रेफरेंस नंबर जो हमने डाला था क्लाइंट के लिए। ठीक है जी, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ गई। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आता है, टैक्स डिटेल वगैरह हमारी आ रही थी, ये सारी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम जो करें वो करें। यहाँ पे हमारी टैक्स कैलकुलेशन आती है, यहाँ हमारी टैक्स रिटर्न आती है। यहाँ पर फिलहाल हमने डेटा इनपुट करना है, डेटा डालना है। डेटा हमने क्या डालना है, हमने एक एम्प्लॉयमेंट इनकम डालनी है, उसी एम्प्लॉयमेंट इनकम में वो टैक्सेबल बेनिफिट्स डालने हैं गाड़ी के, और हमने P45 भी बीच में डालेंगे। अच्छा, एड सेक्शन, एड अ न्यू सेक्शन हम यहाँ से करेंगे। अभी हमारे पास आ जाते हैं यूके इनकम्स में। हमारे पास ये डिफरेंट इनकम है, अभी इसमें हमें सेलेक्ट करना है हम कौन सी सोर्स ऑफ इनकम बीच में ऐड कर रहे हैं। हम चूंकि एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझसे पूछता है कि एम्प्लॉयर नेम आपका क्या है। तो मैं पहले P60 वाली इंफॉर्मेशन जो है ना, ये वाली, ये मैं थोड़ा सा अपनी दूसरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि मैं वहां से इंफॉर्मेशन कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं लिखता जाऊँ। तो एम्प्लॉयर नेम जो है मेरे पास, दैट इज अपना कैश एंड कैरी। एम्प्लॉयर पे रेफरेंस नंबर जो कि हमारे P60 पे आ रहा है, उसी के नीचे ही वो हमने कॉपी किया, लिख दिया। डेट एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड, डेट एम्प्लॉयमेंट सीज लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपल हमने अपने इनकम साइड सेक्शन पे जाने के, पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स वाज टेकन ऑफ, मतलब ग्रॉस सैलरी, दैट इज 24,335.46। सखावत साहब अपना कैमरा ऑफ किए हुए। उमामा सखावत, सॉरी, अब जो भी है। उमामा सखावत जी, प्लीज, थैंक यू। ओके, ये हमने अपनी ग्रॉस सैलरी डाल दी, और हमने यहाँ पे यूके टैक्स टेकन ऑफ, जो हमने टैक्स ऑलरेडी पे किया, विच इज 2254.20। ये वही है जिसमें मैं आपको कह रहा था हमने टैक्स थोड़ा सा अंडर पे किया है और हमारा टैक्स बनेगा। तो अभी तक हम जितनी टैक्स कैलकुलेशन कर रहे थे ना, वो सारा कुछ यहाँ पे खुद ब खुद होगा। आपके सामने मैंने जस्ट एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली और कुछ भी नहीं किया। टैक्स कैलकुलेशन में हम जाते हैं, तो सर ये देखिए, ये हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम बनी थी। ये हमारा टोटल, हमारा क्या कहते हैं ना, ग्रॉस जो टोटल नेट इनकम हो गई थी, उसमें से हमारा पर्सनल अलाउंस लेस हो गया था। नीचे हमारी टैक्स कैलकुलेशन हो रही है, हमारे इनकम के ऊपर टैक्स लगा तो हमारे टोटल टैक्स चार्ज बनता है 2353। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें, हमारी माइनस डिडक्टेड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट, यूके पेंशन, स्टेट बेनिफिट्स, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी थी, और जो मैंने अपनी सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ था वो ये था। तो इसमें से ये लेस कराए तो मेरा इनकम टैक्स अभी भी पेबल कितना बन रहा है, 98.80। अगर हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही हो, अच्छा नहीं है, मिटा दी थी मैंने। खैर, हमारी वही एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन बन रही है, 98 पाउंड हमारी अभी भी इनकम टैक्स पेबल बन रहा है। ठीक हो गया सर? जी, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि हम, जो हमें P11D मिला था, किधर गया हमारा P11D, हम कहते हैं, ये जो चैपल साहब को मिले थे, हम कहते हैं इसी बंदे को, जो हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली, हम कहते हैं इसको ये दो गाड़ियां भी दी गई थी चलाने के लिए। अब क्या होगा, इनकी वजह से इसका एडिशनल टैक्स बनेगा। हम क्या करते हैं, टैक्स रिटर्न में दोबारा जाते हैं, डेटा इनपुट पे वापस गए, इसी ही एम्प्लॉयमेंट इनकम को मैं दोबारा ओपन करता हूँ,
जब पे मैंने अपनी ग्रॉस सैलरी और टैक्स डिडक्टेड डाला था, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बेनिफिट्स। दीज अमाउंट विल बी ऑन द फॉर्म P11D फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, उसने लिख के भी दिया होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर आपको याद है, दो गाड़ियां मिली हैं। ठीक है। जिसमें एक हमारी है, ये हमें एक लेक्सस मिली है, और एक हमारी ऑडी मिली है हमें। ठीक है। हम इन दोनों बेनिफिट्स को, जो कैश इक्विवेलेंट बेनिफिट्स बन रहे थे, दिस वन और दिस वन, इन दोनों को हम ऐड करके एक साथ ही मैं लिख देता हूँ। 2773 प्लस 6059, इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है 8832। 8832। तो हम कंपनी कार में 8832 यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें टैक्सेबल बेनिफिट भी मिला था। अब कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं, और हो जाना यार। दोबारा हम टैक्स कैलकुलेशन पे जाते हैं, तो अब देखें हमारी ये वो एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई, बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस रिसीव्ड 8832 ये हो गया। तो हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम कंबाइन करके बनती है 33,167 बनती है, जिसमें से मेरे पर्सनल अलाउंस लेस हुआ तो मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 20,597 पाउंड, जो कि स्टिल मैं बेसिक रेट बैंड में हूँ, 37,700 से कम है। इसके ऊपर मेरा 20% टैक्स रेट लगा। नाउ माई इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज 4,190 पाउंड एंड 40 पेंस। इसमें से लेस हुआ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम अपना कैश एंड कैरी एम्प्लॉयमेंट इनकम, एंड नाउ माई इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज 1,865 pounds. Are we clear on this, Asu bhai? Yes, sir. It's totally clear. Yeah. अब एक और कहानी हम कहते हैं कि जो P45 था ना, हम कहते हैं यही बंदा ये एक जॉब छोड़ के आया था, फिर उसने अपना कैश एंड कैरी ज्वाइन किया था। तो हम क्या करते हैं, हम एक न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम दो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम P11D, P45 जो था सेनेटर मीशम का, ये हमें आया था आर्क एच हैंडलिंग से। एम्प्लॉयर नेम ये हमारा आ गया। अच्छा, पे ये रेफरेंस नंबर वो हमसे मांग रहा है। पे ये रेफरेंस नंबर हमारा है 419, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है जी। ये इसमें स्पेसिंग में हटा लेता हूँ। अच्छा, डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि ये मेरी जॉब खत्म हो गई थी। तो डेट हमारी खत्म हुई थी 14 जुलाई 2023 को, तो हम 14 जुलाई 2025 कर देते हैं इसको। ठीक है जी। 14 जुलाई 25। ठीक है जी। हमने, क्योंकि हम चूंकि करंट टैक्स ईयर में बात करें तो हम उसी को ही डेट डाल लेते हैं। अच्छा, अभी अगेन हमने यहाँ पे वही पेमेंट, पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स वाज टेकन ऑफ, विच वाज, अल्लाह आपको भला करे, 919806। 9198.06 हमारी ग्रॉस इनकम थी। ठीक है। ये 919806, और टोटल टैक्स जो हमने दिया था 1001 पाउंड हमने टैक्स दिया था। ठीक है जी। ये हमने ऐड कर ली। यहाँ पे इसको हम सेव चेंजेस करेंगे। अब अगर आप देखें हमारी दो एम्प्लॉयमेंट इनकम्स यहाँ पे बन गई है। एक आर्क एच हैंडलिंग जो कि हमारी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट थी और हम वो जॉब छोड़ चुके हैं, और हमारी एक करंट एम्प्लॉयमेंट है जो कि अभी भी चल रही है, जिससे हमें P60 और अल्लाह आपका भला करे क्या मिला है, P60 और हमें P11D मिल रहा है। अच्छा, मैं जरा अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूं, और लाइट आ गई तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाऊं ताकि आप लोग को मैं इजी होकर बता सकूं। अच्छा भाई, स्क्रीन शेयर हो रही? जी सर, हो रही। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अभी हम टैक्स कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन पे जाने से पहले मैं आपको जरा बता दूं क्या होगा, कि जो P60 वाली मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी वो, और P45 वाली एम्प्लॉयमेंट इनकम 9198.P45 वाली, और वो अपना कैश एंड कैरी की P60 की, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे आपस में। और जो P11D वाली इनकम है वो अलग से नीचे शो होगी। ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन में
तो ये मेरी दोनों इनकम आपस में ऐड हो गई है, ठीक है जी। और ये मेरा P11D का जो बेनिफिट बना था, ठीक है। तो मेरी कंबाइन दोनों एम्प्लॉयमेंट इनकम प्लस मेरे जो P11D का बेनिफिट था वो मिला के टोटल बनते हैं 42,365 पाउंड्स, जिसमें से मेरा पर्सनल अलाउंस लेस हो गया, मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 29,795 पाउंड्स, जो कि स्टिल बेसिक रेट बैंड में फॉल करी, 37,700 से कम है। तो मेरी इस इनकम पे 20% टैक्स लगा, जो कि मेरा इनकम टैक्स बनता है 5,959 पाउंड्स। इसमें से मेरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस हो जाएगा। अब ये 3,255 हो गया। कैसे हुआ? P45 में भी तो मैंने टैक्स पे किया था ना, 1,001 पाउंड का, वो प्लस मेरे P60 का जो था 2,254 पाउंड का था, वो दोनों मिला के इतना बनता है। तो मेरा इनकम टैक्स पेबल ये बनता है, जिसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मैंने ये लेस करा दिया। अब मेरा जो इनकम टैक्स पेबल बन रहा है वो है 2,703 पाउंड एंड 80 पैंस। सर ये फिलहाल टैक्स कैलकुलेशन तक आप लोग समझ रहे हैं, ये फिलहाल सीखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी आगे लेके चलेंगे, आपको मैं टैक्स रिटर्न भी रीड करा के जाऊंगा। ये साथ ही टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है, ये साथ साथ आपकी टैक्स रिटर्न खुद ही बनती जा रही है, देखें। अभी मैं आपको ये रीड आउट नहीं करा और इस पे हमारा टाइम लगेगा। हमें एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में देखें, हमारा ये सेलेक्ट है, मतलब क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम अभी डाली है, और कितनी है, 2 एम्प्लॉयमेंट इनकम्स डाली हैं। इस पे अगर मैं नीचे आता हूँ एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आता हूँ, तो ये देखें मिस्टर वकास की एक एम्प्लॉयमेंट इनकम से 24,335 आ रहे हैं, इतना टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है। ये एम्प्लॉयर का पे रेफरेंस आ रहा है, और ये अपना कैश एंड कैरी मेरा एम्प्लॉयर का। और इसी से मुझे बेनिफिट्स भी मिले थे, कंपनी कार भी मिली थी, जो कि इतना बेनिफिट मिलता है। दूसरे एम्प्लॉयमेंट का अलग से सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, जो कि जिससे मुझे इतनी इनकम मिली थी, इतना मैं टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका था, वो P45 वाली, ठीक है जी। आर कैच हैंडलिंग की तरफ से हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है जी। और इस समय कोई टैक्सेबल बेनिफिट नहीं मिला। खैर फिलहाल मैं टैक्स रिटर्न आप लोग को रीड आउट नहीं करा के दे रहा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर द टाइमिंग हमने जो चीजें सीखी है, P45, P11D, P60 हमने देखा है, और उसको टैक्स रिटर्न में किस तरह से हमने इनबिल्ड करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो मैंने आप लोग को बताया। उन इन चीजों में अगर आप लोगों की इस चीज में कोई मसला है, तो प्लीज आप लोग अभी पूछ सकते हैं। जी सर, एनीवन? जी आसिफ भाई फरमाएं। सर मैं ये पूछना था कि कोई सॉफ्टवेयर जो सा है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए, टैक्स की रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए, यस। तो यानी कि कौन सा मोर फेमस है इन यूके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अकाउंटेंट्स सर यूज सर करते हैं? सर देखो, सॉफ्टवेयर कोई बुरा नहीं है, ये HMRC की तरफ से अप्रूव्ड एंड रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ, अब ये मेरी चॉइस है कि मैं आप लोग को इस पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लगता है इजी टू यूज है, इजी टू हैंडल है, ठीक है। और ये अगर आप परचेज भी करते हो तो ये इतना महंगा नहीं है बाकी के मुकाबले में, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल, अच्छा सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात है ना, एक सॉफ्टवेयर सीखोगे ना, तो बाकी भी आपको नो हाउ उनकी हो जाती है, क्योंकि अंदर में सारा सिस्टम सेम ही चल रहा होता है, लेकिन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक पे सीखो, ठीक है। बाकी अगर कभी लाइफ में जरूरत पड़ेगी, तो अब कोई नई चीज उसमें नहीं मिलेगी। हाँ, इंटरफेस डिफरेंस होगा, बाकी अंदर इवन एक एक फिगर, एक एक बॉक्स नेम, सारा कुछ आपको सेम ही मिलेगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी तलहा खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है, फरमाएं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो परक्विजिट्स हैं इसमें ये सारे के सारे टैक्सेबल हैं या कुछ एग्जाम या पार्शियल एग्जाम भी हैं, या पार्शियल एग्जाम पार्शियल इसलिए मैं आपको टैक्सेबल? इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। उसमें आप तसल्ली से फिर पढ़ें कि सर कौन कौन से टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं, कौन से एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थैंक एम्प्लॉयमेंट इनकम सारी की सारी पढ़ नहीं सकते, नहीं तो एक महीने इसी में निकल जाएगा। हम चीजों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा देखेंगे। बाकी बैक एंड पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता रहूंगा, तो वो आपकी हेल्प आउट करता है, ठीक है। थैंक यू। अब सारी बात, अगर P11D में कोई बेनिफिट आ रहा है तो इट मीन वो टैक्सेबल, अगर वो एग्जाम्प्ट होगा तो P11D का पार्ट ही नहीं है, ठीक है जी। और थैंक यू। कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चलो।
ओके गैस, इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट वीक आप लोग से मुलाकात होगी। हाँ, एक चीज I'm सॉरी, मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था यार, थोड़ा सा मेरी क्लासेस का क्लैश बन रहा है, ठीक है। और वैसे भी मैं जो ना टेक्स्ट की क्लास नॉर्मली मंडे एंड ट्यूसडे को ही रखता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तो हमारी फ्री क्लासेस चल रही थी, हमारी 2 क्लासेस फ्री थी, उसके बाद हमारे सिर्फ वही जो। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस जो है ना यार मंडे एंड ट्यूसडे को हुआ करेंगी। थर्सडे एंड फ्राइडे को मैं हमारी दूसरी जो है ना जीरो की ट्रेनिंग की कोर्स की मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ। तो बाकी मेरे पास पूरे हफ्ते में टाइम होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो और वैसे भी क्योंकि टैक्स की क्लास जो होती है वो वैसे भी मंडे एंड ट्यूसडे को ही होती है। तो फ्रॉम ऑनवर्ड नेक्स्ट वीक से हमारा जो यूके टैक्स की क्लास होगी, जो आज हमने ली, ये कंटिन्यू होगी मंडे एंड ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक से, और सेम टाइमिंग हमारी रहा करेगी, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को किसी को कोई मसला नहीं होगा इस चीज में, क्योंकि अगर आप वीकडेज में अभी क्लास ले सकते हो तो मंडे ट्यूसडे में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। एक फ्लो होता है बंदे का, मैं चाहता हूँ मैं वीकेंड पे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वीकेंड पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, स्लॉट भी नहीं होता है। और सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि यार वीकेंड पे बंदा रेस्ट ही किया करे, ठीक है। तो वीकडेज ये होता है कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट चल रहा होता है, तो बंदा एक फ्लो में होता है, तो बंदा पढ़ भी लेता है साथ साथ। वीकेंड पे सिर्फ पढ़ना अगर होना तो मेरे ख्याल में जरा अजीब से ही हो जाता है। तो अगेन, हमारी क्लासेस ऑनवर्ड हर वीक मंडे एंड ट्यूसडे को होगी, फ्रॉम 9 PM पाकिस्तानी टाइम टू 10:30 PM, ये हमारा क्लास का टाइम होता है, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में आप लोग को मैसेज भी कन्वे करवा दूंगा एडमिन की तरफ से। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट क्लास आप लोग की मंडे को होगी, और नेक्स्ट उससे अगली क्लास ट्यूसडे को होगी। ऑनवर्ड हमारी क्लासेस मंडे एंड ट्यूसडे होगी, ठीक है जी। ऑल ओके असफ भाई? एनीवन एल्स, किसी जी को भी सर, जी सर, कंफ्यूजन कोई थैंक क्वेश्चन है तो थैंक यू वेरी प्लीज आप मच, लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज आप लोगों से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी होगी कि ये सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आप लोग मॉर्निंग में मिल जाती है नॉर्मली, ठीक है। और वैसे भी नेक्स्ट क्लास से हमारी जो क्लासेस होंगी वो इस तरह यूट्यूब पे आप लोग को नहीं मिलती, हमारा अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लोग के अपना लॉगिन आईडी बनता है और उसमें आपके लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। तो काइंडली हर बंदा अपने कंसर्न जो आपका एडमिन वाले हैं, या जो भी आपका जिन्होंने भी आपको असिस्ट किया था ड्यूरिंग कोर्स इनटेक या इंडक्शन के टाइम पे, उनको कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि यार मेरा जो एलएमएस पोर्टल है जिधर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे उसका मुझे लॉगिन वगैरह प्रोवाइड कर दे, ठीक है जी। तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑनवर्ड हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, ये जो हो गई ये भी उस पर अपलोड होती हैं। और ऑनवर्ड हमारे नेक्स्ट वीक से मंडे ट्यूसडे की जो हमारी क्लासेस होंगी, वो सारे क्लासेस जिस तरह अभी आज क्लास हुई है तो कल दोपहर तक नॉर्मली लेक्चर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, वहां से आप लोग दीजिए, देखिएगा सॉफ्टवेयर, पहले डेमो लीजिएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। मैं ग्रुप में इंशाल्लाह आप लोग के साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करता रहूंगा, ठीक है जी। इजाजत दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी 9 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।